नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के इस पेपर के अंतर्गत आज के हम इस पाठ में हम जनजातीय एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल इंटीग्रेशन, जनजातीय समस्याओं के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। साथियों, ट्राइबल इंटीग्रेशन से कंसर्न नेशनल इंटीग्रेशन का होता है, राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय एकता का है। जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो मैंने आपको समाजशास्त्र के बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, द सोशल प्रोसेस, उनमें एकीकरण भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब हम जनजातीय एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण का तात्पर्य यह है कि जनजातियों को उनकी संस्कृति के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति को बनाए रखने की स्वतंत्रता से है। वे अपने तरीके से अपना जीवन जिएं, नाचें गाएं, मनोरंजनात्मक त्यौहार आयोजित करें, अपने तरीके से विवाह करें, त्यौहार मनाएं, अर्थात वो अपनी संस्कृति के अनुरूप वो जीवन यापन कर सके, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। साथ ही देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, राजनीति, न्याय पद्धति, अर्थव्यवस्था आदि में जनजातियों को धीरे धीरे एकीकरण करना होगा। जनजाति लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, परंतु यदि राज्य मद्य निषेध की नीति लागू करता है तो जनजातियों को उसे मानना होगा। प्रत्येक राज्य में जनजातीय नीति के अनुरूप जनजातियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती है। एकीकरण का एक पहलू विकास से संबंधित है। जनजातियों को विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के अन्य लोगों के समकक्ष आना है और इसी रूप में उन्हें समाज की मुख्य धारा में अपना एकीकरण करना है। भारतीय जनजातियां, एकीकरण एवं पहचान, इंडियन ट्राइब्स इंटीग्रेशन एंड आइडेंटिटी। जनजातीय समस्याओं को हल करने के लिए अनेक समाजसेवी संस्थाओं, धार्मिक आंदोलनों, मानव शास्त्रियों तथा सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। अंग्रेजों के समय से यह नीति अपनाई गई है कि जनजातियों को शेष लोगों से अलग रखा जाए और इनकी संस्कृति को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाए। हट्टन और मजूमदार जैसे मानव शास्त्रियों का मत है कि जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनका पृथक अस्तित्व बनाए रखा जाए। आधुनिकता से संबंध होने के कारण जनजातियों पर कई दुष्प्रभाव पड़े हैं। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए ऐसे क्षेत्र विकसित किए जाए जो स्वयं जनजातियों द्वारा प्रशासित हो तथा वे स्वयं ही तय करें कि कौन से परिवर्तन उन्हें अपनाने होंगे और कौन से नहीं। जबकि डॉक्टर जी एस घुर्ये का मत है कि जनजातियां हिंदुओं की पिछड़ी जातियां हैं। आपने इन्हें पिछड़े हिंदू माना है, सुझाव दिया है कि इन्हें हिंदू जाति व्यवस्था में मिला दिया जाए। AR देसाई जनजातियों के भारतीय समाज में आत्मसात का सुझाव देते हैं। SC राय और वीरियर एल्विन जनजातियों की खोई हुई संस्कृति को पुनर्जीवित कर उसके पुनरुद्धार का सुझाव देते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि जनजातियों को मुख्य समाज के साथ मिलाया जाए या उनको एकीकरण किया जाए या उनसे अलग रखा जाए, किंतु केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों ने जनजातियों के लिए आधुनिक समय में इस नीति को अस्वीकार किया है तथा उन्हें आधुनिकता के संपर्क में आने, शिक्षित बनाने, उन्हें आर्थिक दशा सुधारने आदि के लिए प्रयत्न किए हैं। इनको कृषि एवं सिंचाई के साधनों के लिए ऋण और अनुदान देने जैसी सुविधाएं जुटाई गई है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में तथा लोकसभा विधानसभाओं में इनके लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात रोजगार मिलने तक की अवधि में इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पिछड़ी जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए भूमि सुधार, ऋणों से मुक्ति, बेगार से मुक्ति दिलवाने आदि के लिए कई कदम उठाए हैं। जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो उत्तरी पूर्वी भारत, उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी भारत, मध्य पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के आधार पर अलग अलग जनजातियों का अलग अलग भौगोलिक विस्तार देखा गया है। जनजातियों में जो बदलते परिवेश में उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक जो उनके परिवर्तन आए हैं, उनको वर्तमान समय में हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रमण के अंतर्गत बाह्य संपर्क और आधुनिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप जनजातियों की सामाजिक संरचना और उनकी संस्कृति में परिवर्तन आए हैं। कई समाज वैज्ञानिकों ने जनजातियों की हिंदू जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। बिहार के मुसहर और भुइयाँ, मिर्जापुर के खाखार, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार के पोलिया लोग जनजातियों से ही जाति व्यवस्था में सम्मिलित हुए। ऐसे भारत में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ जनजातीय लोग समाज की मुख्य धारा के साथ अब मिल चुके हैं। आर्थिक संक्रमण के अंतर्गत आधुनिकता के संपर्क कारण जनजातियों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। वे कृषि के नवीन यंत्रों, खादों, बीजों का प्रयोग करने लगे। इनमें सिंचाई के नवीन साधनों का प्रयोग बढ़ा है। उद्योगों में मशीनों की सहायता लेने लगे हैं। इन्होंने नवीन व्यवसायों को अपनाया है। वे स्थानांतरित भूमि को त्याग रहे हैं। इसमें वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय का प्रचलन हुआ है
और आज के समय में व्यवस्था के प्रमुख अंग बनने जा रहे हैं। पहले ये लोग उतना ही उत्पादन करते थे जितना इनका भरण पोषण के हो सके, किंतु अब ये बाजार के लिए भी उत्पादन करने लगे हैं। राजनीतिक संक्रमण के अंतर्गत जनजातियों ने प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था प्रदत्त प्रकार की थी। उनमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और योगदान का स्थान नहीं था। मुखिया एवं शासक के पद वंशानुगत थे तथा कुछ पद आयु के आधार पर प्रदान किए जाते थे। परिवार, गोत्र एवं गांव का मुखिया आदि मिलकर ही संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करते थे, किंतु वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उन्हें मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। आज वे देश के अन्य नागरिकों की भांति शासन और सरकार में भागीदार बन चुके हैं। पंचायत से लेकर संसद के प्रांगण तक आज उनकी पहुंच है। राजनीतिक अधिकारों में उनकी जागृति पैदा हुई है। राजनीतिक जागृति एवं संविधान द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं ने उन्हें अपनी प्रतियोगी मांगे प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। उनके द्वारा की जाने वाली नित्य नई मांगे अभिजात वर्ग और संपूर्ण हिंदुओं को रास नहीं आती है। वे उन्हें परंपरात्मक संरचना में विघटन पैदा करने वाले समझते हैं। उन्हें उनकी मांगों के विद्रोह की बू आती, किंतु यह वास्तविकता है कि जिसे हम स्वीकार करना होगा कि कृत संकल्प होकर उनके सुधार के लिए प्रयत्न करने होंगे। उच्च लोगों एवं स्वर्णों द्वारा उपेक्षा एवं जनजातियों की जागृति का परिणाम यह हुआ कि उनमें जनजातिवाद पनपा है और वे आज जनजाति के लिए की बात करने लगे हैं। जनजातियों को संविधान के द्वारा दी गई राजनीतिक और आर्थिक सुविधाओं के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अतः कई बार बुद्धिजीवियों एवं अन्य लोगों में यह मांग की गई है कि जनजातियों एवं स्पर्श जातियों को संविधान द्वारा दी गई सुविधाएं अब समाप्त कर देनी चाहिए तथा सुविधाएं प्रदान करने का आधार जाति और जनजाति न होकर आर्थिक दशा होना चाहिए। बिहार, राजस्थान, गुजरात में इसी को लेकर आंदोलन और दंगे हुए, लेकिन वोट की राजनीति उन्हें इसकी मांग को स्वीकार करने संभवतः सफल न होने देगी। इस प्रकार आधुनिकता के संपर्क में जनजातियों के सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ वे नवीनता के संपर्क चाहती है, उनसे प्राप्त लाभों को उठाकर अपने को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहती है, दूसरी तरफ अपनी जनजातीय संस्कृति को बनाए रखना चाहती है। जनजातीय समस्याओं को सुलझाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं अपितु नैतिक दायित्व भी है, किंतु कोई भी हल संविधान एवं राष्ट्रीय दायरे में ही ढूंढा जाना चाहिए।